भाई अजीत नंबरदार द्वारा आयोजित आज की इस बहुत ही सफल सभा में मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित महानुभाव, क्योंकि नाम लूंगा तो बहुत समय लगेगा, लिस्ट बहुत लंबी है। जिसका बोलूंगा वो कहेंगे हमने क्या कौन सा गुनाह कर दिया तुम्हारा नाम ले लिया। तो इस सभा में आए हुए सभी आदरणीय भाइयों को, पत्रकार और छायाकार, आप सबको मालूम है कि 18वीं लोकसभा के लिए आप 25 मई को वोट डालेंगे और देश की गद्दी को किसके हाथों में देना है वो आपने देखा। आप इस देश में एक स्थिर और मजबूत सरकार चाहते हैं या एक भानुमति के कुत्ते की अस्थिर सरकार का। आप ये भी जानते हैं अस्थिर सरकारों ने इस देश को कहां से कहां गर्त में ले गए, और स्थिर सरकार की क्या ताकत होती है ये आपने 10 सालों में देखा है। इन 10 सालों से पहले इस देश में 30-35 साल से अनस्टेबल सरकार थी, मिली जुली सरकारें थी, और 2005 से 2014 तक तो इस देश की गद्दी पर जिसको कहते हैं कि बहुत बड़ा अर्थशास्त्री बैठा था, लेकिन देश को 12वें नंबर से सिर्फ 11वें नंबर पर 1 नंबर की छलांग लगाई थी। और जब आपने मोदी जी के हाथ में एक मजबूत और स्थिर सरकार दी तो 10 सालों में उसने 6 अंकों की छलांग लगाई और देश को 11वें से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था को बनाया। तो इस स्थिर और मजबूत सरकार की देन है। फैसला करना है आपने कि आपको एक दल की मजबूत सरकार चाहिए या भानुमति का वही कुनबा चाहिए जिसने 12 लाख करोड़ के घोटाले किए, बड़े से बड़ा मंत्री जेल गया और पूरी दुनिया में भारत की शोहरत को मिट्टी में मिलाने का था। चांदी की थाली में खाने वाला ही देश को आगे बढ़ा सकता है ये जरूरी नहीं। चांदी की थाली में खाने वालों ने देश को मिट्टी में मिलाया और जिसको चाय बेचने वाला कहते थे उसने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजवाया। मजाक उड़ाया था कि चाय बेचने वाला यानी कि गरीब का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, लेकिन उसी दिन इस देश के गरीबों ने तय कर लिया था चाहे धरती इधर से उधर हो जाए हम चाय बेचने वाले को ही देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, और बनाया आप लोगों ने। उसके बाद देश में क्या परिवर्तन आया, दूसरी बार जब प्रधानमंत्री का चुनाव आया तो इन लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा उसके लिए, कहा चौकीदार चोर है, लेकिन देश के लोगों ने कह दिया कि हर भारतवासी चौकीदार है, और आपने पहले से ज्यादा सीटों के साथ चौकीदार को फिर से इस देश की चौकीदारी दी, जिसका नजरिया है कि इन 10 सालों में दुनिया का नजरिया भारत के प्रति कैसे बदला है ये आप भी अनुभव करते होंगे। जिस भारत को दुनिया अच्छी नजरों से नहीं देखती थी, भारत का मतलब है भारत के लोगों को, आज वही दुनिया है, वही लोग हैं आज भारत के लोगों को किस नजरों से देखते हैं। कुछ विदेशों में भारतीय रहते हैं, अगर आप भी जाते हैं, सब कुछ बदल गया। अब तीसरी बार एक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या बोला, इसके तो परिवार ही नहीं है, बेपरिवार का आदमी है। अरे जो परिवार वाले 10 साल सत्ता में रहे और तुम बिहार में और दिल्ली की सरकार में रहे, तो परिवार वालों ने परिवार के लिए पशुओं का चारा तक भी नहीं छोड़ा। तुमने 12 लाख करोड़ के घोटाले परिवारों को माला माल करने के लिए किए,
और तुम किस परिवार की बात करते हो? अरे तुम्हारा परिवार तो सिर्फ वो जो तुमने पैदा किया। मोदी का वो परिवार ना सही, 140 करोड़ लोग मोदी का परिवार है। मोदी उन्हीं के लिए जीते हैं, उन्हीं के लिए करते हैं। आज देश का भरोसा मोदी पर क्यों है? आज देश मोदी के दिल में बसता है और देश के दिल में मोदी बसता है, क्योंकि उसने जो कुछ किया है देश के लिए किया है, परिवार के लिए नहीं किया। अगर मैं सारी बात कहूंगा गरीब के लिए क्या किया मैंने, आज 81 करोड़ लोगों को वो हर महीने 5 किलो अनाज देता है। 55 करोड़ लोगों को साल में 5 लाख का मुफ्त में इलाज की व्यवस्था उसने की है। 11 करोड़ महिलाओं को उसने मुफ्त में गैस का कनेक्शन दिया है। 4 करोड़ गरीब लोगों को उसने मकान बना के दिए। 18,000 गांवों में उसने 1,000 दिन से कम में बिजली पहुंचाई है। 11 करोड़ महिलाओं के लिए आप जाके पता करो, जो शौच जाने के लिए, जंगल जाने के लिए अंधेरे का इंतजार करती थी, या दिन निकलने से पहले गांव और झुग्गी में रहने वाली महिलाएं दिन निकलने से पहले शौच जाती थी। मोदी जी ने ऐसी बहनों और माताओं के लिए 11 करोड़ शौचालय बनवाए। 11 करोड़ किसानों को हर 4 महीने बाद 2,000 की किस्त देता है। 50 करोड़ गरीब लोगों के खाते खोले बगैर पैसे के, बगैर जमानती के। 55 लाख रेहड़ी पटरी वालों को बगैर ब्याज का उन्होंने बैंकों से लोन दिलाया। ऐसे युवाओं के लिए 8 करोड़ युवाओं के लिए 8 लाख करोड़ से ज्यादा उन्होंने बगैर गारंटी के काम करने के लिए पैसा दिया। ये देश 11वें नंबर से 5वें नंबर पर ऐसे ही नहीं आया, हर काम दुगना किया है इन 10 सालों में। मैं एक मेरे याद है, एयरपोर्ट डबल हो गए, रेलवे स्टेशन का 1300 रेलवे स्टेशन, फरीदाबाद का रेलवे स्टेशन जाकर देखो, 262 करोड़ की लागत से आज एयरपोर्ट जैसा बन रहा, जाके देखिए। NIT बल्लभगढ़ और पलवल, 1500 रेलवे फाटक समाप्त करके ROB बनाए जा रहे हैं। फरीदाबाद में बॉर्डर से लेके कोसी बॉर्डर तक जितने भी रेलवे फाटक हैं सबका टेंडर लग गया। कोई फाटक इस लोकसभा में नहीं होगा, सब पे ROB। फरीदाबाद में एक मथुरा रोड होता था, कहने के लिए मथुरा रोड था, हर चौराहे पे जाम लगता था। आज देखो, आज पलवल से आप बांके बिहारी जाते हो, मथुरा जाते हो, एक JCB पे जाम लगता है और एक अनाज मंडी पे, उसका भी 150 करोड़ का टेंडर लगा दिया। कुछ दिन में काम शुरू होगा, चुनाव खत्म होते ही, और यहां भी जो 10 मिनट जाम लगता है वो भी हम, एक भी जाम नहीं रहना चाहेंगे। नहर पार जाने के लिए अंग्रेजों के जमाने के पुल पे आज हमने दर्जनों पुल बना दिए। आप अपने पास देखो नजदीक, आपके गुड़गावा कैनाल पे क्या छोटी छोटी पुलिया थी, कैसे पुल बन गए। नहर के साथ साथ सड़कें, कभी किसी ने सोचा? मैं उन चीजों को नहीं गिनाना चाहता। यूनिवर्सिटी लाए 1000 करोड़ की दुधौला में, 15,000 बच्चे हाथ में हुनर लेके निकलते हैं। हर विधानसभा में महिला कॉलेज बनवाया, पासपोर्ट ऑफिसियां लेके आए, नई कमिश्नरी यहां बनवाई है। बिजली जाती ज्यादा थी, आती कम थी, आपने खुद देखा। आप भी यहीं पैदा हुए, मैं भी यहीं पैदा हुआ। यूपी जाने के लिए मझावली पे बन गया, दिल्ली, बड़ौदा, बॉम्बे पूरे देश से जोड़ दिया आपका, बहुत सुंदर बना दिया। तीसरा जेवर से जोड़ दिया आपको, काम चल रहा है। जेवर के साथ साथ ताज और KGP से जोड़ दिया। हसनपुर में यमुनापुर पुल बन रहा है उस हिस्से को यूपी से जोड़ने के लिए। मैं कभी दावा नहीं करता कि सारी समस्याओं का, सांसद तो मुझसे पहले भी रहे हैं, उस समय भी और मेरे बाद भी आएंगे, लेकिन जो परिवर्तन इन 10 सालों में मोदी जी, मनोहर जी की आशीर्वाद से हुआ, सब आपके सामने। तो मैं उनकी नहीं, लेकिन आप सीधा सवाल है, आप ये प्रधानमंत्री के लिए वोट डालेंगे, ये बताइए। बगैर, अगर दूल्हा ना हो तो बारात कैसी? जिस बारात में दूल्हा ना हो, बाराती जाएंगे क्या बारात करने के लिए? बारात जा सकती है बगैर दूल्हे के? बताओ जरा।
या बगैर ड्राइवर के गाड़ी में कोई बैठ सकता है क्या? ड्राइवर होगा जब भी तो गाड़ी में बैठेंगे। वो तो बगैर दूल्हे के बारात है, बगैर ड्राइवर की गाड़ी है, कौन बैठेगा? और हमारे पास और हमारी गाड़ी का ड्राइवर दुनिया का सबसे एक्सपर्ट ड्राइवर है नरेंद्र मोदी, जिसकी गाड़ी में बैठकर सब अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। मैं कानून व्यवस्था की बात नहीं करना चाहता। 2014 से पहले इस देश में रोज दंगे होते थे, रोज बम ब्लास्ट होते थे, रोज कर्फ्यू लगते थे, टेलीविजन में बार बार, अखबार में एक बार रोज विज्ञापन आता था लावारिस वस्तु से सावधान। आज मोदी जी के आने के बाद कहीं दंगा है, कहीं कर्फ्यू है, कहीं बम ब्लास्ट है। आज तो विज्ञापन भी नहीं आता, क्योंकि लावारिस वस्तु रखने वाले जमीन के अंदर चले गए। उनको मालूम है दंगा करने वालों, बम ब्लास्ट करने वालों और लावारिस वस्तु रखने वालों को कि दिल्ली में मोदी और लखनऊ में योगी, गड़बड़ की तो छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे। इसलिए आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया। आज चाइना क्या कर सकता है भारत का? आज सेना के पास वो सामान इकट्ठा हो गया है, कोई भारत को दबाए। और मैं क्या कह सकता हूं? चाइना क्या, रशिया का राष्ट्रपति क्या कहता है, पुतिन, कि आज भारत को ना कोई दबा सकता है, ना भारत को कोई झुका सकता है। ऐसा भारत 10 सालों में मोदी जी ने आप लोगों को दिया है। बहुत दशकों के बाद एक देश को प्रधानमंत्री मिला है, जो देश को आर्थिक तौर पे भी मजबूत कर रहा है और देश की सांस्कृतिक विरासत को भी मजबूत कर रहा है। मोदी जी की सरकार नहीं आती तो 70 सालों में 370 नहीं हटी और 70 साल नहीं हटती। कोई माई का लाल हटा सकता था? बताओ ईमानदारी से। अगर ये राम के मार्ग पर चलने वाली राम भक्तों की सरकार नहीं आती, 500 साल में राम मंदिर नहीं बना, अगले 500 साल भी ये राम मंदिर नहीं बनता। हम तो सब सौभाग्यशाली हैं कि हमने अपनी आंखों के सामने राम मंदिर बनते हुए भी देखा है और रामलला को मंदिर में विराजमान होते हुए भी देखा है। और राम मंदिर ही क्यों, अब काशी का स्वरूप देखो, अब केदारनाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ, उज्जैन के महाकाल का स्वरूप देखो। सारे तीर्थ स्थलों को ना सिर्फ संवारा जा रहा है, उनको राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ा जा रहा है। यानी कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी इस सरकार ने मजबूत किया है। आज मोबाइल की बात, मैं आज भारत 5वें नंबर पे है, लेकिन दुनिया के जो अर्थशास्त्री हैं उनके आर्टिकल पढ़िए और आज ही आपको अखबार में देखा होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक का आज बयान आया है। उससे पहले IMF के मॉर्गन स्टैनली बार बार बोल रहा है और सबका एक कहना है, अगर भारत की आर्थिक रफ्तार यही रही तो 2028 में भारत जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी। क्या हमको सीना चौड़ा नहीं होता? मित्रों, बात बहुत है, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहने आया हूं, सवाल कृष्णपाल और नरेंद्र मोदी का नहीं, सवाल देश के भविष्य का है, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का है। इनसे पूछो तुम्हारा एजेंडा क्या है? मोदी को हटाना। करोगे क्या मोदी को हटा के? क्योंकि फिर हम प्रधानमंत्री के लिए झगड़ेंगे, फिर हम मंत्रालयों को हड़पेंगे, फिर क्या करोगे? फिर घोटाले करेंगे, फिर जेल जाएंगे, फिर बेल पर आएंगे। ऐसा भारत बनाना चाहते हैं? तो मैंने कहा सवाल देश का है। लोग आएंगे जाएंगे, इसलिए मैं कहने आया, दशकों के बाद देश को एक सही और ईमानदार प्रधानमंत्री। लोग कहते हैं आज खौफ का माहौल है। आप ईमानदारी से बताओ, खौफ से ज्यादा दिनों तक शांति रह सकती है क्या? अगर खौफ से शांति रहती तो पाकिस्तान में कब की शांति हो गई है।
वहां से ज्यादा खौफ तो कहीं नहीं है। लंबे समय तक शांति होती है सौहार्द से। मोदी जी ने इस देश में सौहार्द का वातावरण बनाया। हाँ, खौफ है उनमें जो देश की संपत्ति को लूटेंगे, उनमें मोदी का खौफ रहना ही चाहिए। हाई कोर्ट ने क्या कह दिया, ये मिलकर ये मोदी को एजेंडा मोदी को हटाना है। और मोदी का एजेंडा क्या है, वो 2047 का विजन लेके चल रहा है कि मुझको भारत को विकसित भारत बनाना है, श्रेष्ठ भारत बनाना है। और इनका क्या है, हमको मोदी को हटाना है, भारत जाए भारत। तो इसलिए इनसे पूछो, देखिए आप बाजार में जाते हैं, बजाज के पास, बजाज यानी कपड़ा, हम गांव में बजाज कहते हैं, वो आप जाते हैं तो आपको 20 तरह की वैरायटी दिखाता है। मां बेटाओं को साड़ी दिखाता है तरह तरह की, और आपको धोती, कुर्ता, पजामा, पैंट, जो पसंद आती है तो उन्हें छांटते हो ना। यहां तो कोई वैरायटी नहीं है मोदी के खिलाफ, है कोई? बताएं कौन सी वैरायटी है मोदी के बराबर उनके पास कौन सा नेता है? तो फिर जाएंगे कैसे उनके साथ, खरीदेंगे कैसे, वोट कैसे देंगे उनको? जब हम अपनी मनपसंद का कपड़ा खरीदते हैं, 50 कपड़ों में से पसंद करते हैं, ये तो देश का सवाल है, ये कपड़े का सवाल नहीं है। जब कपड़ा जैसी चीज खरीदते हुए हम अपनी 50 चीजों में से एक चीज चुनते हैं, तो देश का प्रधानमंत्री चुनते हुए हमको विकल्प नहीं चाहिए क्या? इनको बताना नहीं चाहिए भाई तुमको वोट दे, तुम्हारा नेता कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, बताइए। और फिर देश के लोगों पे छोड़िए, जो पसंद आएगा उसको चुनेंगे, लेकिन बताएंगे नहीं, क्योंकि इनको मालूम है अगर बता दिया, एक ही तो है, अगर उसका नाम इन्होंने बता दिया तो पहले दिन ही लुटिया डूब जाएगी, इसलिए बताते नहीं बताओगे तो फिर लोगों के पास मोदी ही विकल्प है। मित्रों, मैं एक बात कह के समाप्त करूंगा। एक नरेंद्र हुआ था स्वामी विवेकानंद सैकड़ों साल पहले, जिसने श्रेष्ठ भारत की कल्पना की थी, जो श्रेष्ठ भारत देखना चाहता था। और सैकड़ों वर्ष के बाद इस देश को एक और नरेंद्र मिला है, नरेंद्र मोदी, जो उस नरेंद्र के सपने को साकार करने के लिए दिन रात लगा हुआ है। इसके तमाम अपडेट्स आपको देंगे कि क्या आप किसको चुनना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किसे चुनना चाहते हैं, बीजेपी या कांग्रेस। माता बहनों ने खाना भी बनाया, यहाँ पर जो है तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहो। तो मैं कहना चाहता हूँ